कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे। हम पढ़े थे कल हमने वैद्युत दो निकायों के कारण, अगर आवेश का दो निकाय है उसके कारण हम लोगों ने स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकाला था, निगमन किया था, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ी पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो स्थितिज ऊर्जा होता है ना वो परिवर्तन होता है। हम किसी भी टॉपिक का एब्सोल्यूट स्थितिज ऊर्जा नहीं जान सकते। हम हमेशा याद जो एनसीईआरटी बुकों में लिखा होता है हम ऊर्जा में परिवर्तन की बात करते हैं, हमेशा ऊर्जा में परिवर्तन की बात करते हैं। तो यहाँ ध्यान दो आप, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू बराबर होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये कब की ऊर्जा है? इनिशियल स्टेट जब था निकाय, और निकाय को हम दूसरे स्टेट में लेकर गए तो इन दोनों स्टेट में ले जाने में मुझे वर्क डन करना पड़ता है, और वही वर्क किसके खिलाफ करना पड़ता है? वैद्युत बल के खिलाफ करना पड़ता है। वैद्युत बल क्या है? संरक्षी बल है, इसके कारण क्या उत्पन्न होती है? स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। समझ गए ना? तो यहां ध्यान दो, स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है ना बेटा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स यानी वैद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है और एक्सटर्नल बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। ये बात आपको ध्यान देना है। समझ गए ना? ये चीज होती है, ये ऊर्जा में परिवर्तन हमेशा अगर बाहरी कोई करेगा तो वो कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा, और जब इलेक्ट्रिक फोर्स खुद करेगा तो कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा, और बाहरी जब करेगा तो कार्य क्या होगा बेटा? धनात्मक होगा। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये टॉपिक आप नोट कर लीजिए। तो यहां ध्यान दो, हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य यानी स्थितिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। यानी जब आपने पढ़ा होगा, आपको पहले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था, लास्ट वाला जो हमारा लेक्चर वाला टॉपिक था बल आघूर्ण, उसमें मैंने आपको बताया था जब हम किसी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं ना तो उस पर दो बल लगता है। ये देखो, एक ये बल इधर लगता है जो इसको इधर लाने का प्रयास कर रहा है, ट्यूब देखो। अब जब ये बल लगता है तो यहां पर ये जो दोनों बल है ना ये परिमाण में बराबर है, लेकिन इनका जो लाइन ऑफ एक्सिस है वो अलग अलग है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो कोई भी बॉडी रोटेट करने लगता है, और जब कोई बॉडी घूमने लगता है ना तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? बलयुक्त आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो अब आपको ये पता चल गया, ये फार्मूला हमने ड्राइव किया है, तो पहले लेक्चर में कर लिया है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यहां पर जान दो, तो इसको घुमाने में बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, उसका मान इतना होता है। ये भी आपको ध्यान देना है कि इस पर लगने वाला जो एफ नेट बल होता है वो 0 होता है। ये आपको ध्यान देना है, जितना बल इधर लग रहा है उतना बल इधर, तो एफ नेट तो 0 है, लेकिन लाइन ऑफ एक्सिस सेम नहीं तो ये रोटेशन करेगा। हाँ, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, ये गति नहीं कर सकता लेकिन ये रोटेट कर सकता है अपने अक्ष पर। अब ध्यान दो आप, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस द्विध्रुव को θ1 से θ2 लेकर जा रहे हैं। तो जब θ1 से θ2 लेकर जाएंगे तो हमें इसको घुमाने में वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क करना पड़ेगा ना वही वर्क स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब ध्यान दो आप, ये इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर ला रहा है, ये फोर्स इधर ला रहा है, ट्यूब घूम रहा है ना। अब यहां पर जो रोटेशन है टाउ, टाउ किधर से? इधर से इधर की ओर है, और डिस्प्लेसमेंट किधर से हो रहा है? इधर से इधर की ओर हो रहा है। ध्यान दे रहे हो ना इस बात को? तो यहां पर आप देखो, जो हमारा टाउ है, टाउ टाउ ये हमारा है क्लॉकवाइज, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है थीटा, ये क्या है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। देख रहे हो ना? तो ये हमारा क्लॉकवाइज है और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। आपको ध्यान में ये बात रखनी चाहिए। अब ध्यान दो, अब इसको θ1 से θ2 घुमाने में किया गया कार्य, याद रखो हमको फर्स्ट ईयर में फार्मूला पढ़ाया जाता है जो घूर्णन गति में, कि अगर कोणीय विस्थापन हो रहा है तो किया गया कार्य क्या होता है? डेल्टा थीटा विस्थापित करने में, डेल्टा थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होता है? किया गया कार्य W एक्सटर्नल बराबर होता है
डी डब्ल्यू यानी डी डब्ल्यू मान लो, डी डब्ल्यू बराबर होता है टाउ वेक्टर टाउ डॉट डी थीटा, ये होता है। अब यहाँ पर देखो टाउ इधर है, थीटा इधर हो रहा है, तो इंटीग्रेशन कितना, इनके बीच में एंगल कितना बनेगा 180, क्योंकि ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि हम पार्टिकल को इधर लेकर जा रहे हैं और ये इलेक्ट्रिक जो फोर्स है ये इसको इधर लाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो यहां पर हो जाएगा तो डी थीटा कास 180, और कास 180 अंश का मान होता है -1। तो यहां से हमारा डी डब्ल्यू बराबर आ गया माइनस टाउ डी थीटा। अब ध्यान दो, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अतः θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य, तो θ1 से θ2 घुमाने में किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन θ1 टू θ2, और ये क्या हो जाएगा माइनस, बाहर आ जाएगा टाउ डी थीटा, ये हो जाएगा। अच्छा टाउ का मान क्या है वो जरा मुझे बताओ तो बेटा, तो W बराबर होता है माइनस θ1 से θ2 p साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब इतना नोट कर लो आप लोग वीडियो पॉज करके। देखो हमारा क्या आ गया बेटा, W इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर माइनस θ1 से θ2 p साइन थीटा और डी थीटा। अब यहाँ पर देखो आवेश तो बदल नहीं रहा है, आपको पता है P की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L, इनके बीच की दूरी, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, इसको मान लो ये डिस्टेंस हमारी 2L है, याद, ठीक है। तो Q क्या है, आवेश है, तो ये हमारा होता है P बराबर। अब ध्यान दो आप, Q तो बदल नहीं रहा, इसका आकार बदल नहीं रहा, तो P तो कांस्टेंट होगा, और हमने यहां पर देखो एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान लिया है, तो ये भी कांस्टेंट होगा, तो यहां पर P और E कांस्टेंट है, तो इनको बाहर कर लो। जब इनको हम बाहर करेंगे तो W इलेक्ट्रिक बराबर कितना आ जाएगा, W इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया कार्य जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस P बाहर हो जाएगा, और θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा आएगा, समझ गए ना। अब देखो साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो माइनस कास थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस P, और यहाँ कर सकते हैं माइनस कास थीटा, और इसको कर सकते हैं θ1 से θ2, समझ गए ना बेटा। तो यहाँ से हमारी एक वैल्यू आ गई W इलेक्ट्रिक, यानी W बराबर डायरेक्ट भी लिखो, सॉरी W बराबर क्या, माइनस माइनस प्लस P कास θ2 माइनस कॉस θ1, ये हमारी वैल्यू आ गई, ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण आया है, ठीक है। W इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण इतना हमारा आ गया है, समझ गया ना। अब आप ध्यान दो इस बात को, ये तो हमारा आ गया, लेकिन हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी, तो यहां पर तो W एक्सटर्नल आ गया है, तो हमें पता है स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होती है, चेंज इन, तो डेल्टा U बराबर क्या होता है, U फाइनल और माइनस U इनिशियल, ही तो होता है। यहां ध्यान दो फाइनल क्या है θ2, इनिशियल क्या है θ1, तो हम फाइनल की जगह पर θ2 लग, अरे भाई क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हम θ1 से θ2 जा रहे हैं। पहला हमारा निकाय था प्रारंभिक स्थिति यहाँ θ1 पे था, अब ये θ2 पर गया है, तो θ1 माइनस θ2, और ये हमारा आ जाएगा माइनस, माइनस क्या होता है, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी आपको पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस वैद्युत बल के द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक होता है, ये मैंने अभी आपको पहले ही बताया था वीडियो शुरू होने के बाद। अब आप यहां पर ध्यान दो, डेल्टा U बराबर आ जाएगा U θ2 माइनस U θ1, और बराबर आ जाएगा PE cos θ2 माइनस cos θ1, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप यहां ध्यान दो, अब हम एक बहुत ही खूबसूरत एजम्पशन मानते आए, हमको पता है कि अगर ऊर्जा में अंतर की बात करें या विभवांतर में अंतर की बात करें, तो विभव अगर किसी पॉइंट में निकालना है, किसी चीज की स्थिति ऊर्जा निकालनी है, तो एक को जीरो करना पड़ेगा। अब ये जीरो कैसे होगा,
ये तो अनंत पर जाएगा नहीं कि अनंत से लेकर आएंगे, अनंत पर वैद्युत क्षेत्र होगा ही नहीं, तो वहां टॉर्क ही नहीं लगेगा। अब ध्यान दो, हमने क्या किया, हम मान लेते हैं, एनसीईआरटी इस बात को बहुत खूबसूरती से मानती है कि माना, अब इस पे कोई आपको बहस नहीं करना है, मानना पड़ता है कभी कभी, माना θ1 बराबर क्या हो जाए 90 और θ2 बराबर में θ1 हो गया ना, 90 होगा, तो यहां पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा यू बराबर आ जाएगा यहां पर u θ माइनस u 90 और बराबर क्या आ जाएगा p cos θ और माइनस cos 90। देखिए यही तो हम चाहते थे, एक जीरो हो जाओ। तो यहां पर भाई अगर कंपेयर कर रहे हैं हम और हम चाहते हैं कंपेयर ना हो, एक को जीरो कर दो, कंपेयर तो खत्म हो गया, तो यहां पर ये जीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू तो जीरो हो गई, तो क्या बचेगा, u θ बराबर बचेगा माइनस, माइनस लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, तो माइनस p cos θ, ये हमारा आ गया निकाय की स्थिति ऊर्जा। जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाते हैं तो ये उस ऊर्जा का फार्मूला है। अब इतना आप अच्छे से नोट करो, यहां ध्यान दो, हमारे पास ये फार्मूला आया u θ बराबर माइनस p cos θ आया है, और जब भी फार्मूले में sin θ या cos θ आए फिजिक्स में कहीं भी निगमन के बाद, तो उसमें केस आ जाते हैं। अब यहां पर देखो, मैं तीन स्थितियों का वर्णन कर रहा हूं, अगर मैं मान लूं θ 90 है, तब क्या होगा, तीनों स्थितियों में एफ नेट तो जीरो होगा। यानी आपको ये बात ध्यान देना है कि वैद्युत, अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है और उसमें कहीं पर भी वैद्युत द्विध्रुव रखा है, चाहे लेटा है, सो रहा है या जमा जमा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो याद रखना कि उस पर एफ नेट जीरो होगा, वो अपने स्थान से अलग नहीं जा पाएगा, घूम सकता है गोल गोल, ठीक है। तो एफ नेट बराबर जीरो और पी नेट बराबर क्या हो जाएगा इस केस में, पी साइन 90 और साइन 90 का मान 1 होता है, तो पी नेट मैक्सिमम होगा। यहां पर देखो u 90 तो माइनस पी cos 90 होता है, तो यहां पर स्थिर ऊर्जा क्या होगी, जीरो होगी, यानी जब ये 90 पर होगा तो स्थिर ऊर्जा क्या होगी, जीरो होगी, यानी ये रुका नहीं होगा, मोशन कर रहा होगा। अब यहां पर देखो, इफ थीटा बराबर जीरो कर दूं, अगर थीटा जीरो हो जाएगा तो एफ नेट तो जीरो है, तो ऑलरेडी जीरो रहेगा, टाउ नेट बलूम आघूर्ण पी साइन जीरो, ये जीरो। अब यहां देखो, यहां बहुत खूबसूरत चीज आया, ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान देना, एफ नेट के कारण ये गति नहीं करेगा, ये तो आपको पता है। देखो जैसे अगर मैं ये दो बल लगा रहा हूं, ये देखो, लेकिन ये गति नहीं कर रहा है ना, क्योंकि यहां पर एफ नेट जीरो, जितना ये खींच रहा होता, तो एफ नेट जीरो, तो गति करना बंद। और दूसरी बात, अगर यहां पर देखो, अगर यहां पर ध्यान दो आप, अगर यहां पर आप ध्यान दो कि अगर टाउ नेट जीरो कर दूं तो ये घूमेगा भी नहीं, मतलब ना तो गति करेगा और ना ही घूमेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो गति करेगा ना ही घूमेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई भी चीज नहीं करेगा, और जब कोई चीज नहीं करेगा तो उसे हम कहते हैं अस्थाई साम्य अवस्था। यहां पर इसकी एनर्जी भी क्या है, मिनिमम है, तो साम्य अवस्था इसको कहते हैं। अगर एफ नेट और टाउ नेट जीरो हो जाए तो साम्य अवस्था हो जाएगा। अब यहां पर देखो माइनस पी आ रहा, और जो माइनस चीजें आती है वो निगेटिव होती है, और जो निगेटिव होता है वो मिनिमम होता है, इसलिए यहां पर जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। और जब मिनिमम एनर्जी, हाई स्टेबिलिटी, केमिस्ट्री में जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि मॉलिक्यूल क्यों साथ रहते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, यानी उनकी मिनिमम एनर्जी होती है तभी तो स्टेबिलिटी आती है। तो उसी प्रकार अस्थाई साम्य अवस्था, इसमें क्या हो जाएगा, ये भी एक साम्य अवस्था होगा, क्योंकि यहाँ पर एफ नेट जीरो है, टाउ नेट जीरो है, तो साम्य अवस्था में रहेंगे। लेकिन यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो अस्थाई साम्य अवस्था होगा। अब मैं एक छल्ले से ले लेता हूं, आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं छल्ला बताता हूं। देखो, अस्थाई साम्य अवस्था उसे कहते हैं कि अगर किसी बॉडी को उसके मेन पोजीशन पे हटा दिया जाए और पुनः आकर उसी स्थान पर, दे दो, मैं इसको कह रहा हूं, ये मैंने यहां पर हटाया और फिर पुनः आकर वो उसी स्थान पर आ जाए, यानी इसको डिस्प्लेस करने के बाद ये अपने पुराने पोजीशन पे आ जाए, तो हम कह देंगे कि ये बॉडी अस्थाई साम्य अवस्था में है ना। सही जानते हो, नेताओं को देखते हो, कुर्सी छूटने के बाद फिर उस कुर्सी को पाने की कोशिश होती है ना, क्योंकि वो अस्थाई साम्य अवस्था लाना चाहते हैं। यहां पर क्या है, अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं और वो पूरा उन अवस्था में ना आ पाए, उसे हम कहते हैं क्या, अस्थाई साम्य। जैसे तुम लोग अभी खेलने के लिए थोड़ा सा में पढ़ रहे हो, थोड़ा सा मैं कह दूं रुक जाओ, अभी जाओ खेलो, फिर तुम पढ़ने के लिए नहीं आओगे। तो यहां पर ध्यान दो, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं एक छल्ला ले रहा हूं, इस छल्ले में मैंने एक बॉल रख दिया, इस बॉल को मैं इधर घुमाऊंगा तो ये पूरा अपने पास आ जाएगा ना,
लेकिन यहाँ पर एक बॉल को रख के थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये अपनी पुराने स्थान पर नहीं आ पाएगा। तो ये तो अस्थायी साम्यावस्था है और ये क्या है बेटा, अस्थायी साम्यावस्था। अब हमको ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मस्त रहें, खूब पढ़ें, ऑल द बेस्ट।